क्या गोल्ड 2 लाख या 3 लाख जाएगा भी फ्यूचर में कुछ टाइम में? 5 लाख भी जाएगा। देखिए, अगर 25,000 जब गोल्ड था 2012-13 में, तब किसी से आपने पूछा होता ना ये 50,000 जाएगा, तो कोई बोल ही नहीं सकता था कि 50,000 भी जा सकता है गोल्ड। गया जब 50-60,000 हुआ, जब वो नॉर्मल बन गया, थोड़ा टाइम स्टेबलाइज हुआ वहाँ पे, तब किसी को अगर आप बोलते 1 लाख जाएगा, जा ही नहीं सकता। 50-60,000 से ऊपर नीचे जाएगा, 25,000 जा जाएगा। गोल्ड की सिचुएशन हमने देखी कि आज से 2.5 साल पहले और अब अगर प्राइस मिला है तो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर चले गया। तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन गोल्ड और फिर ये आगे कहाँ तक जा रहा है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने पिछले 40 साल में आपको एक अच्छा ठीक ठाक CAGR दिया है। एक हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द मार्केट्स, तो जनरली जब मार्केट्स खराब रही हैं तो गोल्ड ने अच्छा किया। अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है एंड प्रॉब्लम्स हैं जो यूरोप की और US की और खासकर US की। और ट्वीट कब आ जाएगा पता नहीं। हाँ, मतलब कुछ भी अभी सर्टेनिटी। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि एनी बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़ फॉर गोल्ड। ओके, ठीक है। तो कोई भी अगर वर्ल्ड लेवल पे बैड न्यूज़ आती है तो वो गोल्ड के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ बन जाती है। तो हमें अभी बैड न्यूज़ का ही माहौल था तो थोड़ा जो है गोल्ड उसमें आगे बढ़ा। अगर आप देखें, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस वर्ल्ड जो है गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। इंडिया में अगर आपको मैं मज़ेदार ट्रेंड बताऊं, लोग नहीं नोटिस कर रही है कि इंडिया ने US ट्रेजरीज में इन्वेस्ट किया हुआ था, यानी US को उधार दिया हुआ था। हर कंट्री ने दिया, जापान ने सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। $250 बिलियन के आसपास का उधार था हमारा, जिसमें से करीबन $50 बिलियन अब पिछले 1 साल में कम कर दिया और वो $50 बिलियन से गोल्ड खरीद लिया। तो यानी हर सेंट्रल बैंक, पोलैंड की सेंट्रल बैंक ने कह दिया कि हम 150 टन गोल्ड खरीदेंगे। हर सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है। अब जब सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदता है ना, वो भाव नहीं देखता, उसको अक्यूमुलेट करना होता है। चाइना गोल्ड खरीद रहा है, तो इसलिए जो है गोल्ड का भाव एक तरीके से थोड़ा सा मेजरली शूट अप किया। सेकेंड रीज़न ये रहा है गोल्ड का भाव शूट करने का, वो ये रहा है कि डॉलर जो पहले 86 के आसपास रहता था वो 92 हो गया। मैसिव जो है गोल्ड में डेप्रिसिएशन आई है, सॉरी रुपी में डेप्रिसिएशन आई है, जिस वजह से आपका गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में थोड़े से ज़्यादा बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। तीसरा पॉइंट ये है कि यूरोप का जो करेंसी है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, वो और भी ज़्यादा बढ़ा है। तो लोगों को पाउंड याद होगा, 100 रुपये के आसपास होता था। हाँ, 90, 100, सब 100। आज वो 126 है। तो किसी को पता ही नहीं चला, चुपचाप वो 26 रुपये बढ़ के चला गया। यूरो सबको याद होता है 80 to 90 के रेंज में होता था, ठीक है, ऑलमोस्ट डॉलर जितना होता था, डॉलर से हल्का सा ऊपर होता था। आज वो 108 या 109 रुपये हो चुका है। तो यूरोप के लिए गोल्ड खरीदना सस्ता हो गया है क्योंकि गोल्ड डॉलर में पेग होता है, तो उनकी करेंसी बढ़ गई, तो उन्होंने फिर से जो वो डॉलर इन्फ्लोज हो गया। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक के हिसाब से, वैसे तो इंडिया के पास है देखा जाए तो हाउस होल्ड गोल्ड, पर सेंट्रल बैंक्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गोल्ड है US के पास। सेकंड नंबर पे जर्मनी। पता है तीसरे नंबर पे कौन है? एनी गेस? नो आइडिया। इंडिया? नहीं, तीसरे नंबर पे ETFs हैं। ETFs, ओके। तो जितने ग्लोबल ETFs हैं वो आज इतना गोल्ड होल्ड करते हैं कि उनका रैंक नंबर 3 है। और ETFs का इन्वेस्टर कौन है यहाँ पर? में बिल्कुल, मतलब आम निवेशक, छोटा निवेशक। तो क्योंकि जो बड़े सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो ETF थोड़ी खरीदते, तो गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है। तो ये अगला जो गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व पड़ा है ना, वो ETFs के पास पड़ा हुआ है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स इस टाइम पे चल रहा है क्रॉस बोर्ड, और इस वजह से गोल्ड के प्राइस में आपको इजाफा दिखा। अपने ETF की बात की संजय भाई, मैं कल शादी में गया रात में और वहाँ पे लोग बात कर रहे थे, मतलब ऐसा अक्सर नहीं होता था लेकिन कल जो था, क्योंकि बजट भी था, इतनी फ्लक्चुएशंस थी, गोल्ड ETF की बात कर रहे हैं कि यार ETF हमने यहाँ पे नहीं लिया, वहाँ पे नहीं लिया। फिर देवर आस्किंग मी, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भी करता हूँ आपके साथ, तो 1-2 वीडियो हमने आपकी डाली थी पहले, तो दे सेड कि हमने गोल्ड पे आपकी वीडियो देखी। मैंने कहा नहीं, वो थोड़ा पुरानी वीडियो थी और मैं कल शूट करूँगा। तो देवर लाइक संजय भाई से पता करना यार क्या होगा गोल्ड में, क्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब है शादियों में भी डिस्कशन जो है, पहले कैसे हो भाई, क्या चल रहा है, फैमिली परिवार कैसा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं अभी गोल्ड क्या कर रहा है, अभी गोल्ड क्या कर रहा है, सिल्वर क्या कर रहा है, ETF क्या कर रही है। जिस तरीके से आप अभी बात करें ETF, उसमें लोग बात कर रहे हैं। जी जी जी। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम विद इंडिया। दे आर हाईली ऑब्सेस्ड विद डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट है, कि भरो, शट इट एंड फॉरगेट इट, फिर चलते रहो उसमें कोई। पर यही जो है, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता आप निवेश क्यों करते। जब मुझसे कोई पूछता है कि सर आपका एग्जिट प्लान क्या है, तो मान लो डेथ इज माई एग्जिट प्लान। मेरे को नहीं चाहिए पैसा, जब तक मेरे को कुछ हो नहीं जाता मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज मैं एक्टिव इनकम कमा रहा हूँ।
तो मैं एक्टिव इनकम कमा रहा हूँ, मैं करूँ क्या उस पैसे का? मैंने खा लिया, पी लिया, घूम लिया, फिर लिया, अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया, बच्चे को पढ़ा दिया, सब कर दिया, उसके बाद क्या करूँ मैं पैसे का? तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कब तक कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, कब तक कर रहा हूँ। वॉरेन बफे ने तो 82 ईयर्स किया है, तो मेरे को तो अभी कितने ही साल हुए हैं, तो अभी तो टाइम है बहुत ज़बरदस्त जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और क्या इंडियन मार्केट्स, भाई क्या हम ये नहीं समझते कि आज अगर निफ्टी 25,000 पे है तो क्या ये 1 लाख नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब कब जाएगा वो इशू है। हो सकता है 10 साल में जाएगा, हो सकता है 15 साल में जाएगा, तो 1 लाख तो जाएगा ना। तो मेरा पैसा भी बढ़ जाएगा साथ साथ, आराम से, शांति से उसके साथ। बट जब तक आपको ये गोल ही नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है, क्यों पैसा चाहिए, कब पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तो आप फिर आप ये रोज डिस्कशन में लगे रहोगे। इट्स अ टाइम वेस्ट, कंप्लीट टाइम वेस्ट। अभी जो बात आती है, हम यूट्यूब पे देखते हैं और इवन सोशल मीडिया पे देखते हैं, गोल्ड 2 लाख जाएगा, गोल्ड 3 लाख जाएगा, गोल्ड 4 लाख जाएगा, लोग ये सर्च करते हैं और लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। तो आपसे भी यही सवाल करूंगा, अब आई नो कि आप किस तरह से उसका जवाब देंगे कि गोल्ड 2 लाख या 3 लाख जाएगा भी फ्यूचर में कुछ टाइम में? 5 लाख भी जाएगा, पर कब जाएगा ये नहीं पता। ओके, देखिए अगर 25,000 जब गोल्ड था 2012-13 में, तब किसी से आपने पूछा होता ना ये 50,000 जाएगा, तो कोई बोल ही नहीं सकता था कि 50,000 भी जा सकता है गोल्ड। गया जब 50-60 हज़ार हुआ, जब वो नॉर्मल बन गया, थोड़ा टाइम स्टेबलाइज हुआ वहाँ पे, तब किसी को अगर आप बोलते 1 लाख जाएगा, जा ही नहीं सकता। 50-60 हज़ार से ऊपर नीचे जाएगा, 25,000 जा जाएगा। तो वी लव टू स्पेक्यूलेट, इट इज ऑल स्पेक्यूलेशन। क्यों करना है हमारे को स्पेक्यूलेट? दिस इज नॉट अ जॉब, इट्स एन एसेट क्लास जो आपको 8 to 9% CAGR देगा अगर आप इसको 15 से 20 साल होल्ड करोगे तो, और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज देगा। खराब समय में आपको गद्दे का काम करके देगा, आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा गिरने से बचाएगा। दैट्स इट, दैट इज द वर्क ऑफ गोल्ड। उससे ज़्यादा आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। आपको आभूषण के लिए पहनना है तो वो आपकी चॉइस है, बिल्कुल, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। पर अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो ये उसका पर्पज़ है, ये उसका टाइमलाइन है, ये उसकी वॉलेटिलिटी है। अगर एक्सेप्टेड है तो काइंडली इन्वेस्ट, अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो डोंट इन्वेस्ट। बट इतना स्पेक्यूलेट मत करिए कि, और अगर आप ट्रेडिंग के एंगल से आते हैं, स्पेक्यूलेशन के एंगल से आते हैं, तो उसको पहले सीखिए। बिल्कुल, मैं तो, ट्रेडिंग भी एक कला है, एक आर्ट है, आप उसको अच्छे से सीख सकते हो। पर मैं एक आम आदमी जो नौकरी पे जा रहा है, सुबह काम कर रहा है, उसकी प्रायोरिटीज अलग है, वो फ्रीलांसर है, बिजनेस है, तो वाई शुड ही फोकस। मैं कितने बिजनेसमैन को देख रहा हूँ बेकार में अपना बिजनेस से फोकस हटा के, यार वो आप इन्वेस्टमेंट में लगे हुए। अच्छा 1 लाख कम हो गया जी, 2 लाख कम, आप वहाँ मेहनत करो ना, ज़्यादा अच्छा पैसा कमा लोगे। संजय भाई, गोल्ड में ETF अगर किसी को लेना हो, ये भी क्वेश्चन लोग करते हैं जिन्होंने भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो कौन सा ETF ले, ये जनरल क्वेश्चन आता है। देखिए मैं लोगों को कहता हूँ 2 या 3 ETFs की लिस्ट बना लीजिए, और एक बड़ी चीज़ जो आपको ETF में देखनी होती है, वो देखनी होती है एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि देखिए हम इसमें कोई समझदार आदमी बैठ के आपके लिए इन्वेस्ट तो कर रहा नहीं है, ये तो वैसे एकदम ही घोचू वाला काम है कि हमसे पैसे लिए और जाके गोल्ड खरीद लिया। ठीक है, हम नहीं खरीदना चाहते, इसलिए हमने किसी को बीच में रखा है। तो बीच में जिसको रखा है उसकी फीस सबसे कम होनी चाहिए। तो कम फीस के 3 ETFs आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, लोएस्ट 3 फीस। जनरली जो मैंने देखे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, एक टाटा का है, एक मिराय का है और एक एक्सेस का है। ये इनके एक्सपेंस रेशियो ठीक है, मतलब काफ़ी कम है रादर। इनको तीनों को रख लीजिए, जो जिस दिन सबसे ज़्यादा गिरता है उसको खरीद लीजिए, क्योंकि इनमें भी गिरावट कभी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैकिंग एरर। तो आप उसको भी एवरेज आउट कर सकते हो 3 ETF खरीद के, या 2 करके, 3 नहीं करने 2 कर लीजिए, कोई भी 2 रख लीजिए। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं फिर भी कहूँगा आप जाके चेक कर लीजिए कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है, और उसमें थोड़ी वॉल्यूम होनी चाहिए। तो आप NSE पे जाके चेक कर सकते हैं, उसकी एवरेज वॉल्यूम 2.5 लाख की डेली हो और एक्सपेंस रेशियो कम हो। ये 2 पैरामीटर्स पे आप उसको इवैल्यूएट कर लीजिए, फिर ले सकते हैं। सही भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रैकिंग एरर भी होता है, मैंने भी अक्सर देखा कि कोई ETF 7% गिरा होता है, कोई 10% गिरा होता है, तो इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है। ड्यूरिंग, देखिए इतने सालों से ट्रैक हो रहा होता है, तो कहीं डिमांड ज़्यादा आ जाती है, कहीं अचानक से कम हो जाती है, ये चलता रहता है। इसलिए हम 2-3 ETF रखते हैं और जो सबसे ज़्यादा गिरा होता है उसको खरीदते हैं। मैंने देखा है कि लोग जिनको ना शादियां करनी थी, अभी अपनी बेटियों की शादियां करनी थी, एक्चुअली हमारे यहाँ कल्चर है कि गोल्ड दिया जाता है, तो वो बड़े वेट में कि यार हम गोल्ड खरीदें या ना खरीदें, किस तरीके से एक्यूमुलेट करें या किस तरीके से खरीदें, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? यार वापस है ना, वो ओवर थिंक कर रहे हैं। चलो मैं कहता हूँ एक आम परिवार, मैं रिच लोग तो ये क्वेश्चन है ही नहीं उनके माइंड में, ये माइंड मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास वो ये चाहता है कि एक एडवाइस आपसे मिले। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कितना ग्राम दोगे अपनी बेटी को या बेटे को, जिसको भी दो? बिल्कुल 100 ग्राम, 200 ग्राम, बिल्कुल। आई थिंक उससे ऊपर तो जनरली नहीं होता, या फिर वो पूछेगा नहीं आपसे एग्जैक्टली आपसे। तो अगर 200 ग्राम से ऊपर दे रहे तो आप रिच हो, आपको वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। 200 grams of gold in today's day and age is 30 lakh rupees। ठीक है, मैं कहता हूँ 20% क्रैश कर गया तो 5-6 लाख रुपए आप बेचे हो क्या उसको? जब वो 20% क्रैश करेगा बेचोगे? नहीं बेचेगा। तो क्यों देख रहे हो? ये तो स्त्री धन है ना। स्त्री धन तो हमारे यहाँ पे चलता रहता है 50 साल। मेरी दादी का सेट था जो आज मैं पहन रही हूँ, आज तो वही बातें होती है। तो क्यों सोच रहे हो यार?
जिस दिन आपके बच्चों की शादी है, इसका आइडियल तरीका यही होता है कि अगर आपको लगता है जैसे गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई है, आपको लगता है जब इसकी मैरिज होगी तो मुझे देना, तो आप एसआईपी कर दो गोल्ड में। ETF खरीदना है या फिर फिजिकल गोल्ड जाके लेना, वो आपकी चॉइस है। तो आपने एसआईपी करी हुई है तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, अचानक से उसी दिन याद आया, अच्छा मेरे को आज तक कोई परिवार नहीं पता जो 2-3 साल पहले से प्रेप ना कर रहा हो शादी के। जनरली मिडिल क्लास परिवार 2-3 साल पहले से फादर्स जो हैं, खासकर मदर्स जो हैं, वो एंगेज हो जाते हैं कि यार अब बच्ची की शादी करनी है तो थोड़ा ये गोल्ड हम ले लेते हैं, चालू कर देते हैं। तो आज भी अगर आप चालू कर रहे हैं 3-4 साल में गोल्ड का प्राइस सेम भी रह गया तो क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक जो वेडिंग पर्पज या ज्वेलरी पर्पज के लिए ले रहे हैं, प्लीज कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस, एंड बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस देन आपको अफोर्डेबिलिटी चेक करनी है। Exactly. तो हो सकता था कि अगर आपकी बच्ची की शादी 5 साल पहले होती तो आप उसको 200 ग्राम दे सकते थे, आज शायद 200 ग्राम नहीं दे सकते, आप 150 ग्राम दे दो, वो बाद में बच्ची बना लेगी अपने आप और गोल्ड बना लेगी। डोंट फस ओवर दीज थिंग्स, ठीक है? हमें ना ये कैटेगराइज करना कि कौन सी चीज एसेट है और कौन सी चीज एक्सपेंस है। हम एक्सपेंस को एसेट के नजरिए से खरीदेंगे तो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है? ठीक है। और घर खरीदते वक्त भी लोग यही गलती करते हैं कि जब वो एक्सपेंस देखना होता है कि मैं EMI अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, वो ये देख रहे होते हैं कि ये घर बढ़ेगा कि नहीं। Exactly. अरे कौन सा बेच दोगे भाई तुम? बिल्कुल। तो सेम चीज गोल्ड में है। अगर आप गोल्ड गिफ्टिंग पर्पज या फिर मैरिज पर्पज के लिए खरीद रहे हैं, प्लीज डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, थिंक हाउ मच यू कैन अफोर्ड। 10 years बैक अगर आपकी बच्ची की शादी होती है, आप 200 ग्राम कर पाते थे, आज आप 100 ग्राम कर पाओगे तो 100 ग्राम कर लो, कोई चक्कर नहीं है, नॉट एन इशू। फाइन संजय भाई, लेकिन गोल्ड में जो वोलेटिलिटी अभी हो रही है, कभी देखी नहीं की इतनी वोलेटिलिटी, मतलब हो सकता है आपने देखी हो कभी, बट मेरी नज़र से कभी ऐसा नहीं गुजरा। मैंने इवन तो इतना ट्रैक भी कभी नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, बट इतनी वोलेटिलिटी के साथ गोल्ड कभी नहीं चला है। तो इस वोलेटिलिटी में 2 क्वेश्चन है कि एक तो इतनी वोलेटिलिटी क्यों है ये, दूसरा ये कि इस इतनी वोलेटिलिटी में अगर किसी को एवरेज करना हो अपना ETF तो वो कब करे, अभी करे, वेट करे, या किस तरीके से SIP करे? ETF में जनरली आप ये कहते हैं जब डिप करे तब बाय करे, तो उसको थोड़ा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ वही बता देता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो प्रत्यक्ष को प्रमाण वाला हिसाब है। मैं जब भी गिरेगा तो खरीदूंगा। अब इतना मुझे समझ आया कि जैसे कॉमेक्स में गोल्ड इतना गिरा, सिल्वर गिरा, तो सिल्वर में उतना गिरावट हमारे यहाँ एक दिन में नहीं आई, तो मैंने थोड़ा वेट कर लिया दूसरे दिन के लिए। बट मैं आज भी खरीद रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है आप गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हो, मैं बिल्कुल आज भी खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुझे गोल्ड और सिल्वर एज एन एसेट क्लास 10 साल में भरोसा है। और मैं तो 10 साल के लिए खरीद रहा हूँ, मैं तो 1 साल के लिए खरीदता नहीं हूँ। मेरे को ये शौक ही नहीं है कि ऊपर बेच दो नीचे खरीद लो, दैट्स नॉट माई वर्क। तो मैं तो खरीदता रहूँगा। अगर आप 10 साल का होराइजन, 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हो, काइंडली बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर डिप पे खरीदो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिप और आ जाएंगे ना उसके नीचे, आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो संजय भाई गोल्ड की, हाँ दूसरी चीज़ मेरी थी कि इतना जो ये फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, इतनी वॉलेटाइल क्यों हो रही है मार्केट? देखिए वॉलेटिलिटी इस टाइम पे इसलिए बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। और सेकंड आई थिंक न्यूज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और एक वो बाबा आके बैठ गए उधर जो हर रोज कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोल देता है। वो कल बजट था तो उससे सुबह सुबह बजट के सुबह वाले दिन बोलते हैं कि इंडिया जो है अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं खरीदेगा। वो आके कुछ भी बोल, कभी हमें उठा के ले जाएंगे, किसी को हाँ, उठा के ले मतलब कुछ भी करते हैं वो। अब वो कुछ भी करने वाला बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है तो वो काट रहा है सबको। आपको क्यों परेशान होना है कि वो क्या कर रहा है क्या। आधी चीजें सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई हैं, आधी चीजें कांग्रेस में अटकी हुई हैं उसकी बेचारे की। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि टैरिफ को रिवर्स करो, उसको देना पड़ जाएगा $200 बिलियन जो अभी उसने उगराई करी है हम सबसे, तो दे देगा, वापस देना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी वो फेड मेरा इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा तो मैं फेड के चेयरमैन के अगेंस्ट केस कर दूंगा। अरे वो पगला बैठा है वहां पे, उसको करने दो जो कर रहा है। उस वजह से दुनिया रिएक्ट करे जा रही है एवरीडे बेसिस पे। अरे आप रिटेल इन्वेस्टर हो यार, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ नहीं है। वैसे आपको लिटिल मजा नहीं आ रहा होगा संजय भाई सिचुएशन में? मतलब तो बहुत मजा आता है, हम तो हमारे तो हर रील वायरल हो जाती है। अभी 2 रात सिल्वर जब गिरा तो मैं रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूँ घर पे, बेड पे बैठ के, वो भी वायरल हो रही है, तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। बट और मैं हर वीडियो के एंड में यही बोलता हूँ, मेरा मैसेज बड़ा क्लियर होता है। मैं पहले थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ क्या हुआ होगा जिस वजह से। बट आई ऑलवेज टेल पीपल कि जो भी वीडियो समझो, मैंने सिल्वर की वीडियो की तो मैं उसके एसेट के नेचर को समझाता हूँ, और आपको उस एसेट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए तब वो बताता हूँ, क्या माइंडसेट रखना चाहिए उस एसेट के प्रति वो बताता हूँ। ठीक है, और याद रखिएगा अगर आप लाल झेलने की क्षमता नहीं रखते, लास्ट टाइम में मैंने आपके यहाँ बोला था कि लाल झेलने की अगर आप में क्षमता नहीं है तो हरे का अधिकार भी आपको नहीं है। बिल्कुल, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लाल नहीं झेल सकते तो हरे का अधिकार मत रखिए आप। तो नहीं तो FD करिए, बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करिए, शांत रहिए। जीवन में वॉलेटिलिटी, सबको मज़ा नहीं आता है भाई, सबको जो है समुद्र में तैरने में मज़ा नहीं आता, सब कुछ नदी में भी तैर के खुश रहते हैं कि भैया नदी में भी ले लिए। तो आप ये जो आपका FD है वो नदी है, शांत रहती है, बहुत ज़्यादा उफान नहीं आ रहा, शांत सी नदी है, लेक है, चल रही है,
और समुद्र में जाओगे तो भैया कभी कुछ भी हो सकता है। वहाँ तो कभी तूफान आ हाँ, जाएगा। कभी भी तूफान आएगा, फिर उस टाइम आपको संभालना पड़ेगा। संजय भाई, अब बात सिल्वर की कर लेते हैं। गोल्ड तो चलिए, आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब अनसर्टेनिटी होती है ना तो गोल्ड राजा होता है। आपका स्टेटमेंट मतलब हमने मुमताज में भी लगाया था कि गोल्ड राजा होता है। इस बार लगा दीजिएगा, एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। बिल्कुल। तो गोल्ड राजा होता है, हमने मान लिया, लेकिन सिल्वर तो राजा के आसपास भी नहीं था कभी। और सिल्वर को तो जैसा आपने कहा कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन और सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस सिचुएशन में कि जब गोल्ड से ज़्यादा आ सकता है कोई चीज़ और गोल्ड के लेवल की भी नहीं है, तो वो गोल्ड से ज़्यादा क्यों सर्च कर गई? ये सिचुएशन कहाँ से है? देखिए, एक तो ऑब्वियसली उसका इंडस्ट्रियल यूज है, पहली चीज। सेकंड, उसकी सप्लाई लिमिटेड है और उसकी सप्लाई बाय प्रोडक्ट माइनिंग से आती है। मतलब आपको सीधा सीधा सिल्वर मिलता ही नहीं है। तो जिंक निकलेगा तो उसके साथ सिल्वर निकल जाएगा, तो वो अशुद्धि है। एक्चुअली सिल्वर इज अशुद्धि। हम जब कहते हैं ना 22 कैरेट, तो वो जो बचा हुआ 2 कैरेट है उसमें मेजर सिल्वर होता है। तो सिल्वर बाय प्रोडक्ट माइनिंग से आती है। बाय प्रोडक्ट माइनिंग से जब वो आती है तो आपके पास सप्लाई ऑब्वियसली इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रोल जो है सिल्वर का, वो चाइना के पास है। तो अगेन वहाँ अनसर्टनिटी रहती है। उन्होंने अभी पीछे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए थे। एक्सपोर्ट बैन नहीं किया, एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और बहुत बड़ी चीज़ जो सिल्वर के साथ है ना, सिल्वर कंजम्पटिव इन नेचर है। गोल्ड कंजम्पटिव नहीं है। गोल्ड आपने खरीदा, वॉल्ट में पड़ा है। सिल्वर खत्म हो जाता है। किसी कंपनी ने खरीदा, उसको चिप में डाल दिया। किसी कंपनी ने खरीदा, गाड़ी में डाल दिया। किसी कंपनी ने खरीदा, डेटा सेंटर में डाल दिया। अब वो कंज्यूम हो गया। अब वो वापस नहीं आएगा सिस्टम में। कितने साल नहीं आएगा? बहुत साल नहीं आएगा, 25 साल 30 साल नहीं आएगा, जब तक उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती। ठीक है, तो जो सिल्वर कंजम्पटिव है, यानी वो खत्म हुए जा रहा है। तो चीज का प्रोडक्शन लिमिटेड है, नेचर कंजम्पटिव है, और प्रोडक्शन मैचअप नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली फिर उस वजह से आपका सिल्वर का भाव भागा है। पहले ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं भागा था, बिकॉज लोगों का अटेंशन नहीं था। अच्छा, क्या होता है, जैसे कोई कमोडिटी भागती है तो फिर इन्वेस्टर का भी अटेंशन आता है, और जब इन्वेस्टर का अटेंशन आता है तो ईटीएफ्स का टेंशन आ जाता है। तो ईटीएफ्स का टेंशन आ गया तो उससे और डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल हर बंदे को हर एसेट क्लास में पार्टिसिपेट करना है। अब अगला भूत सबको कॉपर का चढ़ा हुआ है। कॉपर जिंक हर किसी को चाहिए। तो सब चीज़ों में हमारे को घुसना है। तो ये है। संजय भाई, ये जो प्राइस फ्लक्चुएट इतना हो रहा था, बल्कि हमने देखा इतना सॉलिड 35% डाउन होना, तो क्या इसके पीछे कुछ इंस्टीट्यूशनल गेम भी था, या फिर ये लोगों ने खरीदा हुआ था, लोग वहाँ पे बुक कर रहे थे प्रॉफिट? ये क्या चल रहा है? मतलब ये समझ से बाहर। देखिए, इंस्टीट्यूशनल गेम के बिना इतना बड़ा गेन ना ड्रॉप आ सकता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल गेम तो डेफिनेटली था। वो मेरे लिए उसका कोई हाइपोथेसिस बनाना, थीसिस बनाना मुश्किल है, बिकॉज बहुत बड़े बैंक्स के पास शॉर्ट पोजीशंस थी, तो हो सकता है उन्होंने खेला हो। एंड दीज आर थिंग्स विच आर, अगेन, मैं ना ज़्यादा चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती ना, उस पर सोचता नहीं हूँ। मतलब आई फील कि वो वेस्ट ऑफ टाइम हमेशा होगा इस तरीके ये होगा, बिकॉज आप छोटी मछली हो, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बड़ी मछली आपको ना खाए। तो वो मुझे ध्यान रखना है ना, बस उस पर मेरे को मेरा एक्शन लेना है। मैं थोड़ी भगवान से प्रे कर सकता हूँ कि मेरे सामने बड़ी मछली आ जाए तो मुझे खाए ना। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आएगी तो खा जाएगी। मेरे को ये फोकस रखना है, मैं उसके सामने ना जाऊँ, और अगर जाऊँ भी तो बच के निकल जाऊँ। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई शुड फोकस मोर ऑन। और गेम जो है, गेम बड़ा सिंपल है कि बड़े लोग खेल रहे हैं, और इसीलिए छोटे लोग जो हैं उनको इस गेम में नहीं फंसना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मत आओ सिल्वर एज एन एसेट क्लास में, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। और अगर आना है तो बहुत छोटा एलोकेशन करो, और छोटे एलोकेशन के साथ वॉलेटिलिटी झेलने की क्षमता रखो, और क्षमता रखने के साथ एसेट को 10 साल तक होल्ड करो। अगर ये 4 टिक बॉक्स आपके माइंड में है तो सिल्वर आज भी खरीदने लायक चीज़ है। और अगर ये 4 टिक बॉक्स आपके माइंड में नहीं है तो सिल्वर जिंदगी में कभी मत देख लेना। मैंने बोला बदमाश बच्चा है। बिल्कुल। अब बदमाश बच्चे को आपको टैकल करना आना चाहिए। बदमाश बच्चे को आप ये तो नहीं बोल सकते तू बदमाशी मत कर। बदमाश बच्चे को आपको झेलना वो तो करेगा, बिल्कुल। वो तो करेगा, बच्चा है भाई। तो वो बच्चा बदमाशी कर रहा है, अब आपको उसको झेलना है। सर भाई, जिसने इस बदमाशी वाले बच्चे को अडॉप्ट किया हो बहुत ऊपर जाके 4 लाख पे अडॉप्ट किया हो या फिर गोल्ड जो है 170s पे ले लिया हो, और अब राइट नाउ उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो एवरेज कर सके, अभी कम पैसा हो, तो वो इस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, जब बदमाश बच्चे को आपने ले लिया और जब वो उसकी एनर्जी पीक पे थी, तब उसकी एनर्जी थकने दो। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी एनर्जी को थकने दो। सिल्वर गोल्ड कहीं नहीं जा रहे हैं, धातु हैं, हमेशा रहेंगे। आप इनको होल्ड कर जाओ, थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरे को पैसे की इमीडिएट आवश्यकता है तो अपना स्टॉप लॉस बुक करो और बाहर आ जाओ। 2 ही तरीके, तीसरा तो कोई चीज़ ही नहीं है। इस पर बार बार सोचना और अपने दिमाग को टाइम वेस्ट करना, वो तो कंप्लीट टाइम वेस्ट है। तो आपका अगर इमीडिएट पैसा चाहिए तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर आपको इमीडिएट पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए था, आपके मतलब इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं, तो रहने दो ना पैसा, क्या प्रॉब्लम है?
फाइन संजय भाई, लास्ट टाइम आपने ये कहा था कि गोल्ड 50% तक भी क्रैश किया हिस्ट्री में। बिल्कुल किया। तो क्या अभी एक चीज़ और आ गई है, मतलब इस सवाल आपसे आगे कर लूँगा इसमें, कि अभी लोग ये कहते हैं क्योंकि अब इतने ज़्यादा ETFs में भी लोग आ गए हैं, खरीदने आ गए, तो गोल्ड अब इतना क्रैश नहीं करेगा क्योंकि इतना लोग बाय कर रहे हैं। तो आपकी क्या इस पर सोच है कि गोल्ड इतना क्रैश कर सकता है, अभी भी इतना नीचे आ सकता है, या एटलीस्ट इतना नीचे नहीं आएगा? देखिए, कहना मुश्किल है बिकॉज ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और अब अगर कोई सेट ऑफ कंट्रीज अपने अंदर की कोई करेंसी मैप कर लेती हैं, उसको यूज़ करने लग जाती हैं, गोल्ड से हट जाती हैं, तो फिर गोल्ड की वैल्यू कम हो सकती है। बट अभी इमीडिएट आसार तो ऐसा कोई दिख रहा नहीं है। जो होगा अभी ऑपरेटर प्ले होगा या बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्ले होगा तो थोड़ा आपको झटका लग सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ऐसा कोई दिख रहा नहीं है चीज़। फाइन, बहुत बड़ा मैसिव इशू है एट हैंड। सही भाई, आपने ट्रेडिंग की बात की, तो कल एक बंदा मुझे ऐसा भी मिला जो कह रहा था कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और मैं यहाँ पे आके बेच दूंगा। तो रादर देन गोल्ड में ट्रेड करना और फिर नॉर्मल किसी स्टॉक में ट्रेड करना, क्या बेहतर है? लोग गोल्ड में भी ट्रेड करने लगे, जिसको इन्वेस्ट करके भूल जाने वाली चीज़ होती थी। देखिए, क्या है कि सट्टे का सबसे बढ़िया मज़ेदार चीज़ ये है कि सट्टा किसी चीज़ पे भी लग सकता है। ओके बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर कितने रन बनाएगा उस पर भी तो सट्टा लगता है। बिल्कुल। कोहली कितने रन बनाएगा तो उस पर भी लगता है, लगता ही था ना। अगर आप ये देखें, जो गेमिंग वाली एप्स थी सारी, वो एक तरीके से वही कर रही थी, थोड़ा फॉर्मलाइज तरीके से कर रही थी। तो सट्टा भारत में या दुनिया में कहीं भी लगता है, और इंसानी फितरत है सट्टे की। मतलब मैं जितना बोल लूँ, लास्ट में लोग यही पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग कैसे सीखे। एग्जैक्टली। तो सट्टा है, अब है तो है, क्या करें। देखिए, इसलिए ना मैं जनरली लोगों को ये कहता हूँ कि आपको इसमें भी वॉरेन बफेट की एक बहुत प्यारी लर्निंग है कि डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट। ओके, एग्जैक्टली सही कह। कितनी प्यारी बात है ना। लोग कहते हैं सर आप वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। मतलब देखो, आज तक उस आदमी ने इतने लेटर्स लिखे हैं, हर साल एक लेटर लिखते हैं वो शेयर होल्डर्स को, उसमें कभी वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात नहीं करते। उनकी लाइनें ऐसी होती हैं, अराउंड बिहेवियर, अराउंड इमोशंस होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट में स्किल से ज़्यादा आपका बिहेवियर और इमोशन काम आता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, किसी चीज़ पे भी करनी है, मेरी कोई रोक नहीं है आपको। एक तो शुरुआत में अपने कैपिटल का बहुत छोटा परसेंटेज डालिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, लर्न कीजिए, और इतना मत गवाइए कि वो एक मेरे को छुपके छुपके का सीन याद आता है यार, 34 लाख लगाए थे, 36 लाख चले गए। 36 लाख का लॉस हो गया। तो कल भी मुझे एक मैसेज आया, बोला सर मैंने वो गोल्ड के फ्यूचर्स में या सिल्वर के फ्यूचर्स में 3 लाख रुपए लगाए थे, 6 लाख का लॉस है। ऑब्वियसली हो गया ना, क्योंकि 10x का लेवरेज था। अब 3 लाख पे उसने 30 लाख रुपए का माल खरीदा होगा, 20% नीचे गिर गया, 6 लाख का लॉस हो गया। तो अब 3 लाख तो गए जो डाले थे, उसमें 3 लाख और जेब से जाएंगे। तो ये सब देखिए, दिस इज नॉट योर गेम, एंड इफ इट इज देन 3 लाख की जगह आप 30,000 से कर लेते, तो एटलीस्ट आपका लॉस तो लिमिटेड होता। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग को सीखिए, और उसको फिर आप सट्टे की तरह करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर उसको एक प्रॉपर आर्ट की तरह करेंगे, आपके इंडिकेटर्स हैं, आपके स्टॉप लॉसेस हैं, टारगेट प्राइसेस हैं, और आपके इतने बड़े ब्लैक स्वॉन इवेंट, हम इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं, जैसे सिल्वर अचानक से 25-30% गिर गया, तो ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट से बचने का आपका रिस्क मेजर क्या है, उस टाइम पे आप क्या करोगे ताकि आपकी धोती ना खुल जाए। बिल्कुल ठीक है, तो एट दैट टाइम यू शुड हैव योर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस सो दैट यू डोंट लूज एवरीथिंग। अभी पीछे मैं जानता हूँ क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा लिक्विडेशन हुआ, तो मेरे एक दोस्त, बहुत सारे ट्रेडर्स ने सुसाइड किया है, बहुत इश्यूज हुआ। आपने देखा होगा, एक लड़के ने गाड़ी में बैठ के सुसाइड कर लिया था और ये सब हुआ था। तो मेरे को किसी का फोन आया, संजय भाई आप भी तो करते हो, कितना लॉस हुआ? मतलब हाँ यार मैं लिक्विडेट हो गया, मेरे 5,000 रुपये चले गए। बोलो संजय भाई 5,000 रुपये, आप 5,000 रुपये का लॉस ले? मतलब हाँ मैंने उतना ही लगाया था क्योंकि मेरे को उससे ज़्यादा करना नहीं था क्रिप्टो में कुछ। सो एट द एंड ऑफ द डे, हाँ अगर आप मुझसे पूछते हो मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। कल गिरा करा, बिल्कुल करा, वो मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं होल्ड कर रहा हूँ उस एसेट को, तो आज नहीं तो कल 5 साल बाद तो वो 2 गुना 3 गुना हो ही जाएगा। 5 साल में भी 2 गुना, अय्याज भाई, इज 14% CAGR, which is 2 times 3 times more than FD। अब इससे ज़्यादा मेरे को क्यों चाहिए यार? लोगों को 2 दिन में चाहिए, लोगों को 2 दिन में चाहिए, बस वो रोना है। लोगों को 2 दिन में चाहिए। लेकिन संजय भाई, लोग से हट के थोड़ा एक चीज़ बात करूंगा। गोल्ड पे एक क्वेश्चन है कि